हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। आप सभी का एचयू एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और हमने जाना चार्ज क्या होता है। और हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रिक, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और कौन एटम पे, मतलब कौन सा एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है और कौन सा एटम पे नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, ये हमने जान चुका है। ठीक है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चार्ज के बारे में, चार्ज का यूनिट क्या होता है। ठीक है। यूनिट ऑफ अ चार्ज, यूनिट ऑफ अ चार्ज। ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज यानी ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं, कूलम। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि चार्ज का यूनिट कूलम कैसे पढ़ा। ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े हुए 9th क्लास में कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है। ठीक है। और मास का एक और यूनिट पढ़े होंगे, क्या, पाउंड होता है। बहुत सारे जैसे पढ़े होंगे, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। ये सब कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है। तो बात करेंगे पहले हम यानी मास के बारे में। मास का किलोग्राम भी होता है और पाउंड भी होता है। आज से बहुत कुछ साल पहले 1960 में, ठीक है, एक जगह है पेरिस यानी फ्रांस में। ठीक है। फ्रांस में एक जगह है पेरिस। वहां पर बहुत सारे देश के, बहुत सारे कंट्रीज के साइंटिस्ट इकट्ठित हुए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मास का यूनिट अगर किलोग्राम है कहीं, अगर मास का यूनिट कहीं पाउंड है, तो ऐसे ऐसे में बहुत सारी कंट्री में अलग अलग इसका यूनिट हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा इतने सारे यूनिट को याद करने में। तो उस समय वहां के साइंटिस्टों ने यह निर्णय लिया कि फ्रांस में कि अलग अलग जैसे क्वांटिटी है, सबका एक स्पेसिफिक यूनिट होना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम होना चाहिए और मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम होना चाहिए और जो टाइम का यूनिट है वो सेकेंड होना चाहिए। तो चार्ज का यूनिट हमने पढ़ लिया क्या है, कूलम होता है। मास का यूनिट स्पेसिफिक मान लिया था क्या, किलोग्राम। और टाइम का हमने मान लिया क्या है, सेकेंड होता है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जानने के बारे में स्टार्ट कर दे। ठीक है। यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमने डिफिनेशन पीछे मतलब प्रीवियस लेक्चर में लिखा है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या बताए थे हम, चार्ज होता है। ठीक है। और टी क्या हो गया, कि टाइम हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइम। तो हमने यहाँ देखा है क्या, चार्ज का जो यूनिट होता है वो एसआई सिस्टम में क्या होता है, कूलम होता है। तो चार्ज का यूनिट हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कूलम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कूलम लिख देंगे। ठीक है। अब टाइम का, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। टाइम का क्या लिख देंगे हम, सेकेंड। अब इसका एक तो यूनिट हो गया क्या, कूलम पर सेकेंड, किसका, करंट का। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर भी बोला जा सकता है। ठीक है। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर ही कहा जाता है, यानी कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। ठीक है। तो यूनिट वगैरह के बारे में हम जान लिए कि यूनिट का क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। अब हम जानना चाहेंगे इसका अगला टॉपिक जो आता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानना चाहेंगे। तो ठीक है, ठीक है, तो इसको फिर मिटा देते हैं, हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। अब कंडक्टर के बारे में पहले जानना चाहिए, क्या, कंडक्टर। अब अपना टॉपिक है क्या, कंडक्टर। और क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ठीक है। तो पहले कंडक्टर। कंडक्टर वैसा सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो हो जाता है। क्या, इजिली फ्लो हो जाता है।
तो पहले हम कंडक्टर लिख देते हैं, क्या कंडक्टर का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे। डिफिनीशन ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर आर those substance conductor are those substance which permits electron freely to move from atom to atom। अब इसका तात्पर्य समझते हैं हम क्या होता है, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ठीक है। अब इसे कंडक्टर की बात करें हम, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर है ये बहुत सारे एटम से जैसे मिलकर बना है, ये हो गया एटम, ठीक है, जैसे अंदर में एटम, इसमें एटम होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि एटम पे क्या है, जैसे एटम है, एटम पे कौन चार्ज हो सकता है, दो ही चार्ज होता है, एक पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव है होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस व्हिच परमिट्स इलेक्ट्रॉन फ्रीली टू मूव फ्रॉम एटम टू एटम। कहने का मतलब ये हुआ कि कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है एटम से एटम फ्रीली होगा। फ्रीली मतलब क्या, स्वतंत्र अवस्था में होगा। इसे देख लेते हैं एटम। अब देखिए कोई भी एटम के अंदर अगर कोई भी चीज कंडक्टर है, कैसे है कंडक्टर, ठीक है, इसको जानना चाहेंगे। कोई भी चीज कंडक्टर है तो वो कंडक्टर है कैसे, तो कंडक्टर है का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन में फ्लो करना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का मतलब क्या हो गया कि चार्ज का फ्लो करना, ठीक है, चार्ज का फ्लो करना। चार्ज फ्लो करने का मतलब कौन सा चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन हो गया। है कि इलेक्ट्रिक करंट का हम डेफिनेशन जान चुके हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्टर की तरह वो बिहेवियर करेगा। जैसे जान लेते हैं आप कंडक्टर का, जैसे एग्जांपल जान लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल तो बहुत सारा है, जैसे सिल्वर हो गया, मेटल जितना भी हो गया सब कंडक्टर है, मेटल हो गया, जैसे सिल्वर हो गया और गोल्ड लिख लेते हैं, कॉपर लिख लेते हैं, ठीक। अब जैसे देखते हैं कि कोई भी आदमी जैसे फ्री रहता है तो इधर से उधर क्या होता है, घूमने कहीं जाते हैं, मतलब जैसे हॉलीडे में छुट्टी उट्टी मिलता है तो बहुत सारे आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान से घूमने जाते हैं। तो वैसे ही सेम एटम में भी होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है तब वो कोई कंडक्टर के अंदर इधर से उधर मूव करते हैं, जिसके कारण चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो होने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना कोई भी कंडक्टर में। जैसे समझ लेते हैं अपना कॉपर लेते हैं, ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। कितना होता है, 29। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये एक सेल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में हम बता चुके हैं कितना इलेक्ट्रॉन आता है, तो सेकेंड में कितना होगा, 8, थर्ड में कितना होगा, 18, इसमें कितना 20 नंबर होगा, इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 29, 2 8 कितना हो गया, 10, 18 कितना हो गया, 28, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये लास्ट सेल होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अपना वैलेंस सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
वैलेंस शेल, और ये एक जो इलेक्ट्रॉन बताया, इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। इसमें कितना चार्ज है? 8 चार्ज। इसमें कितना है? 18 चार्ज। इसमें कितना है? 1 चार्ज है। अब देखिए इसमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव करता है कंडक्टर के अंदर? ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि इसके बारे में। जैसे देख लीजिए, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन सा चार्ज है? ये 2 कूलम्ब चार्ज इस पे है, ये 8 है, ये 18 है, ये 1 है। जिसपे जितना चार्ज होगा उस पे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच हुआ। जैसे देखिए ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बगल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये 2 है। इस दोनों के बीच इसमें कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें कितना है? 8 है। इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। इसमें कितना कूलम्ब चार्ज है? 18 है। तो इसमें भी कितना होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा, जिसके कारण हमको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं ऊपर में, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं ऊपर। ठीक है, ठीक है, अगर जैसे आप लोग ये नहीं समझे तो इसको फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है, इस देख लो, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये जैसे सेल हो गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ 8, यहाँ 18, यहाँ 1। इसमें कितना चार्ज है? 2, 8, 18, इसमें 1। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। कौन सेल बोला जाता है? वैलेंस शेल। और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन इलेक्ट्रॉन बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपके मन में एक डाउट होगा, क्या इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्यों है? इस दोनों के बीच में, इसके कंपैरिजन में इसमें कम क्यों है? इस दोनों के बीच में एक जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इस न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है, क्यों? तो आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस। जैसे देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए हम, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। अब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना मान लिए? R। कितना है? R है। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा कितना होगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या होगा? R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस और इस पॉइंट को देखिए, इस दोनों के बीच का सेपरेशन देखिए कितना छोटा है, बहुत कम है। अगर दो मौलिक मतलब 2.4 के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, 2.4 डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको मतलब ब्रेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब जैसे ये बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे हुआ और ये न्यूक्लियस हुआ, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में ये बढ़ गया, मतलब इसके कंपैरिजन में पहले के कंपैरिजन में डिस्टेंस क्या हो गया? ये बढ़ गया। तो मतलब इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका वैल्यू जो ये है f, वो क्या होगा? कम जाएगा। वो क्या होगा? कम जाएगा। फिर हम जैसे यहां से बात करते हैं, अब इसका इतना बड़ा डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के सेंटर से इसका डिस्टेंस से नीचे इसके आउटर मोस्ट सेल से, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अभी इसके कंपैरिजन में बढ़ गया है। जब इसके कंपैरिजन में बढ़ गया है तो इस केस में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके कंपैरिजन में इसमें क्या हो गया? घट गया। अब से लास्ट सेल वाले की हम बात करते हैं। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जैसे देखते हैं ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस जैसे देखते हैं तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उससे क्या है? इसका डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? इस सबके कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है।
जब इस सब के कंपैरिजन में डिस्टेंस ये ज्यादा होगा तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। जब इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो हमको बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे बहुत कम मतलब बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, फ्री हो गया। कैसा हो गया, फ्री हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, मूव करने लगेगा। कंडक्टर के अंदर जब मूव करने लगेगा तो क्या होगा, F=K Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर मूव करना यानी चार्ज का फ्लो होना। चार्ज का फ्लो होना मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसमें, कंडक्टर में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि कूलम्ब फ्लो कैसे होता है। ये कूलम्ब फ्लो हम लास्ट में इसीलिए बताए ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में इंसुलेटर का। इंसुलेटर बात आप लोग जानते होंगे, कंडक्टर का ऐसे उल्टा हम बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो किया जाता है, लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं हो पाता, अपने से उनके इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता। उसके बारे में जान लेते हैं, उसका डेफिनेशन भी हम थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलेटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंसुलेटर इंसुलेटर तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। इंसुलेटर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर, definition of insulator। देखिए चलिए, इंसुलेटर आर ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। फिर तो क्या लिखेंगे, insulator are those substance which do not permits which do not permit electron freely to move from एटम टू एटम। देखिए जैसे ये बोर्ड हुआ, ठीक है, ये बोर्ड क्या हो गया, एक बैड कंडक्टर। और बैड कंडक्टर कैसे है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक, लेकिन इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे कि हमें अभी डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि कंडक्टर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर हो गया, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे वुड हो गया, लकड़ी। तो ये सब एग्जांपल जो है इंसुलेटर का हो गया। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, एटम टू एटम, जिसके कारण का इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं होता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसका अगला टॉपिक, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका जो एलिमेंट होता है, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर तो डिस्कस करते हैं इसका अगला टॉपिक। ये तो क्या उसका उल्टा हो गया कंडक्टर का। आपने कंडक्टर समझ लिया होगा तो इंसुलेटर भी अच्छे रूप से अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे इसका टॉपिक है, लिख देते हैं हम सम इम्पोर्टेंट
some important element of electric circuit। जैसे कि देख लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात, जैसे सेल, पहला जैसे देख लीजिए सेल क्या आता है, सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे देख लीजिए ये बड़ा वाला जो डंडा है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोला जाता है, ये छोटा वाला जो डंडा है इसको निगेटिव टर्मिनल। ये क्या हो गया सेल। तो जैसे इसके बाद आता है जैसे बैटरी, ठीक है। बैटरी किसको बोलते हैं, बैटरी जो बनता है वो दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे हो गया, ऐसे ये क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप अगला इसे देख लेते हैं जंक्शन यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होता है, जैसे जंक्शन, जैसे इधर से क्या होगा जंक्शन यानी करंट, कुछ इधर से करंट जा रही है F1, कुछ करंट इधर से आ रही है, कुछ करंट इधर से आ रही है। तो इस पॉइंट पे करंट कितना होगा, जैसे फिर इधर जैसे दे देंगे, इधर कितना करंट होगा। ये सब देखिए इनवर्ड डायरेक्शन है इस सेंटर की तरफ, और ये क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन है। इधर कितना करंट फ्लो कर रहा है, इधर से करंट यहाँ पे जा रहा है I1, इधर से I2 करंट आ रहा है, इधर से I3 करंट लिख देते हैं। तो ये I फ्लो करंट कितना होगा इसके बारे में बात करें, लेकिन अभी समझ लीजिए जंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद प्लग की का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे देख लीजिए ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये हो गया क्या अपना प्लग की, ये हो गया प्लग की। अब इसे क्लोज सर्किट यानी क्लोज स्विच लिख देते हैं क्या, क्लोज स्विच का कैसे होता है सिंबल, ठीक है। ये सिंबल लिख दीजिए, सिंबल क्लोज सर्किट, जैसे ये हो गया क्या क्लोज सर्किट। तो क्या, हाँ ठीक है। इसके बाद लिख देते हैं, इसके बाद आता है अपना क्लोज सर्किट के बाद ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ठीक है। तो करंट जो फ्लो करता है ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता है या क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से करंट इधर जाएगी, अगर ये सर्किट खुला रहेगा, इसमें कनेक्ट नहीं रहेगा ये दोनों, तो करंट इधर से जाएगी, यहाँ पे फ्लो की निकल जाएगी, मतलब इससे टच में नहीं है, करंट इससे पास नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि ओपन सर्किट में करंट पास नहीं करता है। करंट किससे पास करता है, क्लोज सर्किट यानी क्लोज स्विच से होके करंट पास करता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ से करंट जैसे यहाँ पे आई, यहाँ से इधर गई, इधर से इधर चली, यानी क्या है ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट में करंट पास करता है, और ओपन सर्किट की बात करें तो इसमें करंट पास नहीं करता है। और इधर देख लेते फिर थोड़ा इसका दो तीन और एमीटर वोल्ट मीटर देख लीजिए। बल्ब का ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, बल्ब का सिंबल, ठीक है। अब आता है एमीटर। अच्छा, एमीटर से क्या क्या मेजर किया जाता है, एमीटर, ठीक है। एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, ठीक है। एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। अब बात आती है वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर V E प्लस ए माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को होता है, ठीक है। तो इतना सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जिसमें हमने बताया कि सेल का रिप्रेजेंटेशन यानी सिंबल कैसे होता है, बैटरी का कैसे होता है, जंक्शन का वाइज कैसा होता है, प्लग की का कैसे होता है, क्लोज स्विच का कैसे होता है, ओपन सर्किट का कैसे होता है, ये बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब का कैसे होता है इसका सिंबल, एमीटर का सिंबल कैसे होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल कैसे होता है,
तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसके बाद हम कल बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो अभी हमने देखा कंडक्टर, इंसुलेटर और ये जितना भी है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता चुके हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।